हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत करता हूं मैं आप सभी का चाक इंडस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको मिलता है एफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन। मेरा नाम है प्रमोद सर और मैं आज आप सबके लिए लेकर आया हूं जो खास करके सैनिक, सिमुलतला, जामिया, एएमयू जैसे प्रतिष्ठित विद्यालयों में जाने के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं उसकी तैयारी करवाने। मैं आज आप सबके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स का दूसरा लेक्चर, जिसका नाम है मेजरमेंट और मोशन, मेजरमेंट एंड मोशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिहाज से देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको आराम से हम पढ़ेंगे आज और देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक, चलो भाई बात कर लेते हैं। तो भाई हम कौन है, हम आए कहाँ से है भैया? हम है चाक एंड डस्टर वाले। कौन है भैया? हम है चाक एंड डस्टर वाले, जहाँ आपको मिलता है क्वालिटी और अफोर्डेबल एजुकेशन। तो चलो भाई शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर है मेजरमेंट एंड मोशन, क्लास 6 का, साइंस का, ये फिजिक्स है। और इसको हम किस लिए पढ़ेंगे भैया हम सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन आने वाला है और सिमुलतला का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जामिया का होता है, एएमयू का होता है, आरके मिशन का होता है, जो 6th क्लास के में एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन होता है इन विद्यालयों में, इन प्रतिष्ठित विद्यालयों में, उसके लिए हम इसको पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते भाई कि क्या क्या इसमें रहने वाला चीज़ें हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। जैसा आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि यहाँ पर क्या होती है ना, एक दीपा होती है और दीपा क्या होती है भाई? 11 ईयर ओल्ड गर्ल होती है फ्रॉम हरियाणा। नीडेड ए न्यू यूनिफॉर्म, उनको एक नया सा यूनिफॉर्म चाहिए होता है। ठीक है, उनको एक नया यूनिफॉर्म चाहिए होता है। तो उसकी मदर जो है, हर मदर टुक हर टू द क्लॉथ शॉप पे ले जाती है। उसके बाद वेयर मेजरमेंट वेयर टेकन यूजिंग अ मेटल मेजरिंग रॉड एंड अ फ्लेक्सिबल टेप। तो जैसे आप सब भी कभी गए हो, मार्केट गए हो मम्मी पापा के साथ, तो आपने देखा होगा जो कपड़ा बेचने वाला दुकान होता है या कपड़ा बेचने वाला जो आदमी होता है दुकान पर बैठा, उन्होंने एक बड़ा सा लगभग इतना लंबा क्या होता है कि मेटल का रॉड रखता है, स्ट्रिप रखता है, जिससे कपड़े को मेजर करके और वहाँ से फिर कैंची से कटिंग करता है। आपने देखा होगा। या फिर आपने देखा होगा एक पतला सा टेप होता है, जो टेप आपको इस तरह का दिखेगा। मैं दिखाता हूँ कि टेप किस तरह का होता है। ये आपने इस तरह की टेप देखी होगी। या फिर इस तरह का क्या होता है कि डंडा जैसा बड़ा सा एक मेटल का रॉड होता है। ठीक है, तो उसी से वो दुकानदार क्या कर रहे थे? मेजर कर रहे थे। तब क्या हुआ? ट्रेडिशनल मेजरमेंट लाइक 4 अंगुला, 4 फिंगर जिसको कहते हैं वेट, वेयर ऑल्सो यूज बाय हर मदर टू इंस्ट्रक्ट द टेलर ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ हर यूनिफॉर्म। देखो मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट होता है भाई हम किसी चीज़ को नापने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे पास ये मेजरिंग टेप नहीं था, ये मीटर नहीं था या फिर स्केल नहीं था, तो हम क्या करते थे ना, अपनी उंगलियों से भी नापते थे। इस तरह से यहाँ से लिया 1, ये 2, इसको हम अपने भाषा में, अपनी लैंग्वेज में बोले तो क्या कहते? बित कहते हैं। 1 बित्ता, 2 बित्ता। ठीक है, या फिर ऐसे नापते हैं 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ। ठीक है, या उंगलियों से नापते, छोटी छोटी चीज़ें होती उसको उंगलियों से नापते हैं 1, 2, 3। तो देखो मेजरमेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जब हमारे पास जो एसआई यूनिट नहीं आया था, एसआई सिस्टम नहीं आया था, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं आया था, तो हम करते क्या थे? हम अपने ही तरीक़ों से नापते थे चीज़ों को। हम अपने हाथ से नापते थे, अपने पैर से नापते थे, उंगलियों से नापते थे। ठीक है, तो अलग अलग तरीके होते थे नापने के। तो दुकानदार ने तो जो नापना था नाप लिया। दुकानदार को अपने मीटर के हिसाब से नापना था, मीटर स्केल के हिसाब से नापना था, उन्होंने नाप लिया। अब मम्मी है भाई, मम्मी कैसे पीछे हटेगी? मम्मी को भी तो एक्सपीरियंस है ना कपड़े लेने का, उनको भी नापने का एक्सपीरियंस है। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, जो टेलर था, टेलर को कपड़े देने के लिए या फिर उसकी लेंथ में लेंथ जो उसकी यूनिफॉर्म थी, यूनिफॉर्म की लेंथ बढ़ाने के लिए उन्होंने 4 फिंगर का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो चलो फिर आगे चलते हैं। ट्रेडिशनल मेथड फॉर मेजरमेंट। तो पहले के ज़माने में जो मेजरमेंट का तरीका था वो क्या था? अभी तो क्या है, हमारे पास मॉडर्न मेजरमेंट सिस्टम है,
मॉडर्न तरीके से हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं चीज़ों को। लेकिन पहले ज़माने में क्या चलता था, जब हमारे पास ये मीटर स्केल नहीं होते थे, ये फीता नहीं होता था, तो हम कैसे मेजर करते थे चीज़ों को। तो चलो देखते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड फॉर मेजरमेंट क्या है। देखो पहले हम करते क्या थे, पहले हम करते थे भाई कि हैंड स्पैन, आर्म लेंथ और स्ट्राइड्स, जिसको हम क्या करते हैं, पाँव से नापते थे, इस तरह से पाँव से, ये ऐसे चले, ऐसे ऐसे ऐसे, 1 2 3, कितना पैर हुआ उससे भी नापा जाता था। या फिर हैंड स्पैन से नापते थे, या आर्म लेंथ से नापते थे, ऐसे 1 2 3 4, कितना हाथ हुआ भाई, 4 हाथ हुआ, ठीक है। और 1 2 3 इस तरह से नापते थे, हाँ ठीक है। अलग अलग तरीके होते थे नापने के। तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड स्पैन, आर्म लेंथ और द स्ट्राइड्स वेयर ट्रेडिशनली यूज टू मेजर लेंथ। तो पहले जमाने में स्टार्टिंग में लोग ऐसे ही चीज़ों को नापा करते थे, मेजरमेंट लिया करते थे चीज़ों का, कि ये कपड़ा कितना मीटर का है, ये ज़रूर हमारा है, कितना क्या कहते हैं, स्ट्राइड्स है, कितना नंबर ऑफ स्ट्राइड्स हुआ। इस तरह से उन लोगों को मिल जाता था अंदाज़ा कि भाई कितना हमारा होना चाहिए और किस हिसाब से चीज़ों को हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स मेजर फील्ड विथ स्ट्राइड्स। जो फार्मर होते हैं, जो बड़ी बड़ी खेत होती थी उनकी, वो पहले अपने टांगों से ही नापा करते थे। उनके पास पहले ये आजकल के ज़माने के मीटर नहीं हुआ करते थे, वो अपने टांगों से ही नापा करते थे। तो क्या करते थे, जैसे एक ऐसे चला जाता है ना, हम लोग जो चलते हैं ऐसे ऐसे करके, तो कैसे करते थे, एक यहाँ जो उनका मेड़ होता है, उनका जो मेड़ होता है, मेड़ से नापे। जैसे देखो ये वाला है, ये वाला उनकी खेत है, ये उनकी क्या है भाई, खेत है। तो यहाँ से यहाँ तक इनको नापना होता, तो कैसे नापेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर से हुआ। अब इधर से भी नापेंगे, ये 1 2 3 4, 9 और 4, 9 × 4 स्ट्राइड्स हुआ। तो ये उनका क्या होता था भाई, तरीका होता था नापने का, ठीक है। या फिर अगर मान लो कि एक छोटा सा क्या है, हमारा कपड़े का पट्टा है, कपड़े का एक टुकड़ा है, इसको नापना है कि कितना हुआ। या तो इसको हम हाथ से नाप सकते, इस तरह से 1 हुआ, हाँ फिर 2 हुआ, इस तरह से नापा जा सकता है। या फिर ऐसे भी नाप सकते हो, 1 2 और ये हाफ, ये क्या हुआ, हाफ हुआ। तो नापने के अलग अलग तरीके थे, मेजरमेंट लेने के अलग अलग तरीके होते थे जब हमारे पास ये मीटर यूनिट नहीं था, ठीक है। मीटर हमारे पास नहीं था, या फिर यूँ कहो कि जो ये आजकल के ज़माने के जो फीता वीता होता है, जो मीटर या सेंटीमीटर में नापने वाला होता है, वो हमारे पास पहले नहीं था। तो लोग ऐसे ही तरीकों का इस्तेमाल किया करते थे। उसके बाद पीपल लाइक हरदीप हैव सीन मेजरमेंट यूजिंग आर्म इन देयर फैमिली। उन्होंने देखा क्या, हरदीप एक लड़का होता है, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को देखा कि अपने आर्म से, अपने आर्म से नापते हुए चीज़ों को देखा। जैसे मैंने अभी इस तरह से नापा है ना, ये बोर्ड कितना है, तो मैं कहूँगा भैया ये बोर्ड कितना है, 1 2 हाँ 3, ये 4 हाथ का है। ये कितना है भाई, 4 हाथ का बोर्ड है। तो इस तरह से भी नापने का तरीका होता है। जैसे देखो, कभी तुम्हें बोल दे मम्मी कि जाओ बेटा तुम ना क्या करो, पाइप लेके आओ या फिर तार लेके आओ, तार लेके आना है। मम्मी ने पहले नाप लिया कि कितना तार चाहिए होगा। उन्होंने नापा कि मान लो यहाँ से लेके यहाँ से लेके इतना बड़ा इसको तार चाहिए था मम्मी को। हाँ, मम्मी को यहाँ से लेके, दिख रहा है क्या ये, हाँ यहाँ से लेके, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक रस्सी बांधना था, मान लो कि रस्सी बांधना था, यहाँ से लेके यहाँ तक उनको क्या था, चाहिए था, एक रस्सी चाहिए था। अब उसने रोहन को बोला बेटा मार्केट से जाओ इतनी बड़ी रस्सी ले आओ। अब ये तो पता नहीं कि भाई कितना है, कितना मीटर लेना है नहीं लेना, तुम्हें नहीं पता है कुछ भी, तो कैसे करोगे, तुम्हारे पास ये मीटर भी नहीं था नापने का, कैसे नापोगे। तो बहुत सारे तरीके होते हैं इसको नापने के।
अब मम्मी क्या बोलेगी, रोहन को जाना है ना लाने के लिए, तो रोहन को बोलेगी बेटा तुम एक काम करो, यहां से ना तुम या तो ऐसे नाप लो, 1 2 3 4 5 6 7 और देखो ये 4 उंगलियां, तो 6 और 4, 6 बित्ता लेना है और 4 उंगली लंबी तुम्हें एक रस्सी लेके आनी है। आ गई बात समझ में? तो 6 बीत और 4 उंगली लंबी तुम्हें रस्सी लानी है। अब तुम आराम से जाओगे दुकानदार के पास, बोलोगे भैया मुझे इतनी लंबी रस्सी चाहिए, कहेगा कितनी लंबी भैया, कितना मीटर दे दूं? भैया मीटर का तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको नाप के बता सकता हूं कितना लंबा चाहिए। तुम कैसे करोगे? भैया आप रस्सी दिखाना, दिखाएगा रस्सी, तुम कहोगे भैया 1 2 3 4 5 6, भैया ये 4 उंगली और इतनी लंबी रस्सी मुझे दे दो, इससे काम हो जाएगा। ठीक, अब उसके पास अगर मीटर का स्केल होगा, मीटरिंग स्केल होगा, वो क्या करेगा, मीटर से नापेगा, क्योंकि उसको उसी हिसाब से पैसे लेने होते हैं। ठीक, फिर तुम्हारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। या फिर क्या कहेगी तुम्हारी मम्मी, मम्मी बोलेगी भैया तुम बेटा एक काम करो, इसको नाप लो, ऐसे हाथ से नाप लो, 1 1 2 2 3 और उसके बाद चलो एक बीत, तो 3 हाथ और 1 बित्ता हो गया, 3 हाथ और 1 बित्ता हो गया। तो इतनी लंबी रस्सी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। फिर तुम जाओगे दुकानदार के पास, भैया दुकानदार मुझे इतनी बड़ी रस्सी चाहिए, कितनी मीटर दे दो भैया? भैया मीटर का तो पता नहीं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कितनी लंबी चाहिए। यहां से भी काम हो जाएगा। या फिर क्या करोगे, एक टूटी फूटी रस्सी ले जाओगे, यहां से लेके यहां तक नाप के गांठ बांध लो, उसमें गांठ बांध लो और ले जाओ, भैया इतनी बड़ी रस्सी चाहिए मुझे, इतना बड़ा पाइप चाहिए, इतना बड़ा मुझे क्या चाहिए भैया, तार चाहिए, दे दो, दे देगा वो आराम से। तो नापने के पुराने जमाने में बहुत सारे तरीके थे, बहुत सारे तरीके थे। तो दीपा एंड हर फ्रेंड्स मेजर द लेंथ ऑफ टेबल इन टर्म्स ऑफ हैंड स्पैन, ठीक है, हैंड स्पैन। दे डिस्कवर्ड दैट everyone's hand span was different which made the result vary। लेकिन यहां पर दिक्कतें क्या होती थी? दिक्कतें यहां पर यह होती है कि सबके हैंड स्पैन अलग अलग होते हैं, सबके हाथ की लंबाइयां अलग अलग होती है, सबका ये बित्ता अलग अलग होता है, ठीक है, सबकी उंगलियों का जो साइज है वो अलग अलग होता है। तो यहां पर तो वेरी कर जाएगा। भैया मैंने अपने हाथों से लिया 3 हाथ, अब एक छोटे बच्चे के हाथ से लूंगा तो वो आएगा 5 हाथ, वेरी कर गया। तो यहां पर दिक्कतें आई। ये इन सभी दिक्कतों को देखते हुए स्टैंडर्ड यूनिट लाया गया, जो पूरे वर्ल्ड में आराम से कहीं भी जाओ 1 मीटर होता है। हमारे इंडिया में जितना लंबा उतना लंबा, अमेरिका में भी जाओ 1 मीटर उतना ही होगा। सब कुछ स्टैंडर्डाइज हो गया, ठीक है, सब कुछ को स्टैंडर्ड बना दिया गया। चलो, तो क्या है स्टैंडर्ड यूनिट? क्या है स्टैंडर्ड यूनिट? क्या है स्टैंडर्ड यूनिट? क्या है भाई? हिस्टोरिकली पीपुल यूज यूनिट लाइक अंगुला, धनुषा एंड योजना फॉर मेजरमेंट इन इंडिया। तो इंडियन लोग हमेशा इसी तरह से मेजरमेंट लिया करते थे। However, to avoid confusion, a standardized system known as the International System of Unit (SI) जिसको कहते हो ना, SI स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट को उजागर किया गया, ठीक है, वाज इंट्रोड्यूस्ड। उसके बाद द स्टैंडर्ड SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। अब लेंथ जो भी हम नापते हैं उसका जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है, उसका जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है भाई? मीटर होता है। अब हर इंसान को मानना पड़ेगा कि भाई अगर तुम्हें लेंथ मेजर करना है ना तो उसका SI यूनिट क्या मानोगे? तुम मीटर मानोगे। 1 मीटर कितना होता है ये स्टैंडर्ड बना दिया गया कि 1 मीटर मान लो कि इतना बड़ा होता है। 1 मीटर यहां से लेके मेरी फिंगर टिप तक इतना बड़ा 1 मीटर होता है। तो इतनी बड़ी उन्होंने क्या की? एक मीटरिंग स्केल बना दी, मीटरिंग स्केल बना दी। अब
किसी को भी 1 मीटर लंबी रस्सी लेने के लिए ये बार बार अपने हाथ, अपने अंगुला, अपने हैंड स्ट्राइड्स इसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। हर इंसान क्या करेगा, 1 मीटर मतलब इतनी लंबी 1 मीटर का क्या बना दिया, एक स्केल बना दिया कि भाई इतने मीटर होंगे, इतने मीटर में इतने सेंटीमीटर होंगे, ये सारी चीज़ें उन्होंने बना दी। ठीक है, तो तब से लोगों को ये हैंड स्पैन वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। छोटे छोटे मीटर स्केल, बड़े बड़े मीटर स्केल, सेंटीमीटर स्केल, मिलीमीटर स्केल, बहुत सारे स्केल्स बना दी जिससे छोटे और बड़ी चीज़ों को नापने में कोई दिक्कतें नहीं आती है। ठीक, फॉर अ स्मॉलर लेंस यूनिट लाइक सेंटीमीटर जिसको हम सीएम कहते हैं स्मॉल में, मिलीमीटर जिसको हम एमएम कहते हैं आर यूज्ड। तो छोटे छोटे लेंथ को मेजर करने के लिए हम मिलीमीटर या सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और यहीं पे याद रखने वाली चीज क्या है भाई, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कोई बताओगे? 100 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद अगर 1 मिलीमीटर की बात करो तो इसमें कितने मीटर होंगे, या 1 किलोमीटर पहले कर देता हूं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में भाई 1000 मीटर होते हैं। उसके बाद अब आ गया कि 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने होंगे? 1 किलोमीटर में कितने होंगे भाई? 1000 तो मीटर हो गया, अब उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो इतने सेंटीमीटर हो जाएगा इसमें। ठीक है जी। अब 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? 1 सेंटीमीटर में 1/100 क्या मीटर। 1 मीटर में कितना किलोमीटर होगा? 1/1000 मीटर, सॉरी किलोमीटर। ठीक, 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। ये सारे के सारे यूनिट उन्होंने बना दिए। अब जाके किसी को भी अगर मेजरमेंट लेना हो किसी चीज़ का तो आराम से वो इस स्टैंडर्ड में ले सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब किसी को हैंड स्पैन या फिर स्ट्राइप्स का इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, छोटे यूनिट हो या बड़े यूनिट हो तो उसके लिए कोई दिक्कतें नहीं आती है। और लंबे यूनिट को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, हम किलोमीटर का यूज करते हैं, और 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, याद होने चाहिए। यह मैथ्स में भी इस्तेमाल होगा। मैथ्स जब पढ़ोगे ना, यूनिट और साइड डायमेंशन, यूनिट वगैरह कुछ करके ऐसा चैप्टर आता है मैथ्स में, वो पढ़ोगे तो वहां से भी तुम्हें ये सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट टूल्स क्या होता है? अभी तक तो हमने ये देखा कि मेजरमेंट हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, हम कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं मेजरमेंट के, हाँ, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मेजरमेंट का लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, हम वो पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे कि मेजरमेंट जो टूल्स होता है, कौन कौन से टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं मेजरमेंट के लिए, इन सारी बातों को आराम से देखते हैं। तो क्या है भाई मेजरमेंट टूल? मेजरमेंट टूल ऐसा टूल होता है जिससे हम लेंथ को मेजर करते हैं, लेंथ को मापते हैं, या फिर कोई भी टूल क्यों ना हो जिसे हम कुछ भी मेजर करते हैं, वो मेजरमेंट टूल होता है। ठीक है, सारी चीज़ों को मेजर करने के अलग अलग टूल्स होते हैं। जैसे देखो, हमारे ब्लड प्रेशर को मापने के लिए हम क्या करते हैं, हाँ, हम क्या करते हैं, एक मेजरमेंट टूल लेते हैं जिससे क्या पता चलता है, बीपी पता चलता है, जिससे हम क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट कर लेते हैं। हाँ, तो हर चीज को टेम्परेचर मापने के लिए थर्मोमीटर का इस्तेमाल कर लेते, वो भी मेजरमेंट टूल है। करंट मापने के लिए अमीटर का यूज कर लेते, वो भी एक मेजरमेंट टूल है। वोल्टेज को मापने के लिए वोल्टमीटर का इस्तेमाल कर लेते, वो भी एक मेजरमेंट टूल है। तो लेंथ को मापने के लिए भी क्या होता है, टूल्स होता है, वो अलग अलग टूल्स होता है। ठीक, तो a 15 सेंटीमीटर स्केल इज कॉमनली यूज टू मेजर अ स्मॉल लेंथ। एक 15 सेंटीमीटर का क्या होता है भाई, एक स्केल होता है जो यूज किया जाता है छोटे छोटे लेंथ को मेजर करने के लिए, जो तुम्हारे पास स्केल होता है। ठीक है, जो स्केल होता है तुम्हारे पास वो 15 सेंटीमीटर का होता है।
ठीक है जी। उसके बाद फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप्स आर यूज टू मेजर कर्व्स और लार्ज डायमेंशंस। जैसे ये फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप होता है, इस फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप का इस्तेमाल किया जाता है जो कर्व्ड लाइंस होती हैं, कर्व्ड लाइंस होती हैं उसको मेजर करने के लिए ये फ्लेक्सिबल जो मेजरिंग टेप होती है इसका इस्तेमाल किया जाता है। Objects like a thread can be used to measure curved surfaces such as string length around a house. The thread can then be straightened to measure the length with a scale. अब अगर मान लो कि कोई घर है, कोई घर हमें बनानी है, कोई घर हमें अगर बनानी है, मान लो ये छत है और छत का जो आगे वाला पोर्शन है हमारा कुछ इस टाइप का डिजाइन दिया हुआ है, इस टाइप का डिजाइन बनाना है, ठीक है, इस टाइप का डिजाइन बनाना है। तो अगर तुमने ये स्ट्रेट वाले स्केल से इस्तेमाल किया, ये वाले स्केल इस्तेमाल किया, तो वो कैसा आएगा भाई, वो आएगा ऐसा, ये ऐसा मेजर करेगा। लेकिन ये इतना ही तो नहीं है, ये यहां तक है, ये लंबा है या इतना बड़ा है, तो ये ऐसा मेजर करेगा, ये तो लेंथ छोटी पड़ जाएगी, फिर काम तो होगा ही नहीं इससे। तो क्या करोगे, तो क्या कर सकते हो, यहां पर थ्रेड ले सकते हो, एक रस्सी का इस्तेमाल कर सकते हो। एक रस्सी लो, यहां से पकड़ो और यहां इस तरह से घुमा दो। अब इस रस्सी को क्या करो, खींच के लाओ इधर और स्ट्रेट कर दो, और फिर ये जो मीटर स्केल होता है इसका इस्तेमाल यहां पे तुम कर लो, ठीक। तब तुम्हें दिखेगा कि भाई ये कितना लंबा है और वहां पर जो हमने डिजाइन बनाया वो कितना लंबा है। आगे बात समझ में। तो जो मेजरिंग टूल्स होता है, एक होता है भाई रूलर होता है, उसके बाद मेजरिंग टेप, उसके बाद होता है भाई मीटर स्टिक होता है। ये तीन तरीके के क्या होते हैं, मेजरिंग टूल्स होते हैं। तीनों से हम क्या करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं। तो रूलर क्या करता है, यूज फॉर अ स्मॉल स्ट्रेट मेजरमेंट सच एज ऑन पेपर। जो तुम्हारा स्केल होता है, जो तुम्हारे प्रकाल में रहता है ना, प्रैक्टिकल बॉक्स में रहता है ना, वो क्या होता है भाई, वही तो मेजरिंग तुम्हारा ये रूलर है, वही तो रूलर है ना। उसी से तुम क्या करते हो, छोटे मोटे जो तुम्हारे ये लेंसेस होते हैं उसको तुम मेजर कर लेते हो। उसके बाद होता है भाई मेजरिंग टेप। क्या होता है भाई, मेजरिंग टेप ये है, ये क्या होता है, मेजरिंग टेप। ये भी क्या है भाई, मेजरिंग टेप ही है। ये खुला हुआ होता है, ये अंदर में रहता है, थोड़ा अच्छा रहता है, उसको यूज करना आसान हो जाता है। यूज कर लो, उसके बाद उसके अंदर में घुसा दो, आराम से घुस जाएगा। कोई तो ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि एक क्लिक में ही सारा का सारा मीटर स्केल जो है, वो स्ट्रिप जो है अंदर घुस जाता है, देखा होगा आपने ऐसा। ये सारे के सारे क्या है भाई, लेंथ मेजरिंग टूल्स हैं। आइडियल फॉर मेजरिंग लॉन्गर और फ्लेक्सिबल सरफेसेस लाइक फैब्रिक और कर्व्ड आइटम्स। उसके बाद होता है मीटर स्टिक, यूजफुल फॉर मेजरिंग लार्जर स्ट्रेट डिस्टेंसेस इन क्लासरूम और लेबोरेटरीज सेटिंग्स। ठीक है, ये तीनों की तीनों क्या है, याद रहने चाहिए। अब यहां पर भाई क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं, क्वेश्चन क्या किस टाइप के बनेंगे, यहां पर होगा कि ये तीनों जो रूलर है, मेजरिंग टेप है और मीटर स्टिक है, तीनों में से कौन ऐसा मेजरिंग टूल है जो छोटे लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। छोटे लेंथ को मेजर करने के लिए जो परफेक्ट है वो क्या होगा भाई, रूलर होगा। रूलर का इस्तेमाल तुम छोटे छोटे लेंथ को मेजर करने के लिए कर सकते हो। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो फिर भाई आगे बढ़ते हैं। आगे है करेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग। ये भी जरूरी है कि तुमने मेजरमेंट सही लिया है या गलत लिया है। कभी कभी बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं ना कि मेजरिंग करना आता नहीं है, मेजरिंग करने में गलत कर देते हैं, नापने में गलत कर देते हैं। मीटर कहाँ से उठाना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, कैसे पकड़ना चाहिए, ये पता नहीं रहता है उनको। तो यहां से हो जाती है भाई गलती। जो तुम्हारा लेंथ है, मान लो कि 10 सेंटीमीटर लेंथ वाला कोई
ऑब्जेक्ट है उसको मेज़र करना है। तुमने मीटर स्केल उठा लिया 15 सेंटीमीटर वाला, अब तुम उससे नापोगे, लेकिन नापने के तरीके अगर तुम्हें नहीं मालूम हो तो गलतियां तो होंगी हैं। तो उसके लिए क्या करना भाई, सही तरीके अपनाने पड़ते हैं। देखो जैसे ये वाला एक हमारा क्या है 9 सेंटीमीटर, यहां से 0 से लेके 9.5 सेंटीमीटर पे आया है, 9.5 सेंटीमीटर पे, ठीक। ये 15 सेंटीमीटर का क्या है, एक ये मेजरिंग टूल है जिसको हम क्या कहते हैं, रूलर कहते हैं, जो देखा होगा तुमने। और इसको नापना था, इस यहां से लेके यहां तक कि कितना है, तो कितना है ये 9.5 सेंटीमीटर का है, 9.5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब अगर ये क्या है भाई, करेक्ट मेथड है, ये करेक्ट मेथड है, ये करेक्ट मेथड है, ये करेक्ट मेथड है। अगर आपने इसको इस्तेमाल किया ना, इस तरह से नापना शुरू किया कि टेढ़ा कर दिया आपने, ये टेढ़ा करके नापोगे तो कभी ये सही मेजरमेंट नहीं देने वाला है। जब तक आप इसको इस तरह से नहीं रखोगे तब तक ये सही मेजरमेंट नहीं देगा। ये देख रहे हो यहां पर ये क्या है, आपने रूलर को टेढ़ा कर दिया है, टेढ़ा करोगे तो कभी भी ये सही मेजरमेंट नहीं देगा। तो आपको सही मेजरमेंट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूलर को एकदम स्ट्रेट रखना होगा, और जिस पेपर को आप नाप रहे हो ना उस पेपर को ऐसे रखो और रूलर को एकदम स्ट्रेट रखो, तो आराम से आप मेजर कर सकते हो, वो भी सही मेजर कर सकते हो। आगे बात समझ में। अब मान लो कि आपको कोई पेंसिल है, पेंसिल को मेजर करना है कि कैसे मेजर करें, तो आपको अगर पेंसिल मेजर करना है, मैं बताता हूं किस तरह से मेजर करोगे। तो पेंसिल को अगर मेजर करना है तो मान लो आपने ये लिया एक स्केल, आपने स्केल लिया, स्केल पे यहाँ पे मार्किंग रहती है ना, जिस तरह से ये क्या है, मार्किंग है, हाँ 15 सेंटीमीटर की मार्किंग है। आप क्या करोगे, स्केल को, पेंसिल को पहले ऐसे रखो, और ऐसे रखने के बाद 0 से स्टार्ट करना है, यहाँ 0 से स्टार्ट करो। उसके बाद आप उस पेंसिल को इस तरह से जब रखोगे एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए आपका ये रूलर भी। अगर ये रूलर स्ट्रेट है तो आपको देखना कहाँ से है, आपको देखना है ऊपर से, इस तरह से, आपको इस तरह से देखना है। आप देखोगे कि यहाँ ये आपकी इतनी बड़ी स्केल है, 13.7 सेंटीमीटर की आपकी स्केल है। अगर आप कहो कि सर मैं ऐसे देखूंगा तो क्या होगा, इतना, आप कहोगे भैया ये तो इतना बड़ा है, लेकिन नहीं, आपको हमेशा यहां से देखना पड़ेगा, ऊपर से देखना पड़ेगा, तब आप सही मेजर कर पाओगे। आगे बात समझ में। हाँ, तो ये भाई करेक्ट मेथड होता है। करेक्ट मेथड अगर मेजरमेंट का पता नहीं है तो आप या तो ठग सकते हो किसी को या खुद ठगा सकते हो, ठीक है। दुकानदार हमेशा क्या करते हैं, ठगने वाले जो दुकानदार होते हैं खास करके, वो ऐसे ही गलतियां करते हैं, गलतियां नहीं करते, वो जानबूझ के गलती करते हैं ताकि आपको सामान कम मिले। तो इस बात पर भी आपको ध्यान रखने होते हैं, ठीक। चलो फिर भाई आगे बढ़ते हैं। नहीं, इसको मैंने बताया नहीं। इट इज इंपॉर्टेंट टू प्लेस द स्केल करेक्टली अलोंग द ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड फॉर एक्यूरेट रिजल्ट। वही चीज मैंने बता दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीजें बता दी इसी में। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है मेजरिंग कर्व्ड लाइंस। अब दिक्कत इस बात की भी होती है कि जो कर्व्ड लाइंस होती है उसका मेजरमेंट कैसे लिया जाए। कर्व्ड लाइंस है उसका भी तो मेजरमेंट लेना पड़ेगा ना भाई। जैसा भी मैंने बताया था इस घर का, मैंने अभी घर का बताया था, ये अगर ये कर्व्ड लाइन है तो भाई ये लाइन अगर कर्व्ड है तो क्या इसका मेजरमेंट नहीं किया जाना चाहिए। घर बनाने हमें अगर अच्छा घर बनाना है तो हम क्या करते हैं, अलग अलग डिजाइन देते हैं। क्या डिजाइन का मेजरमेंट लेना जरूरी नहीं है, कैसे भी डिजाइन दे दोगे। हाँ, जैसे ये तुम्हारे जो फुले फुले गाल हैं, बताओ अगर एक गाल ऐसा हो और एक गाल ऐसा हो तो कैसा लगेगा, बेकार लगेगा ना। उसी तरह घर का भी होता है, हाँ, घर का भी उसी तरह हाल हो जाएगा। एक हमने दिया डिजाइन इतना बड़ा और दूसरा दे दिया इतना बड़ा लटका के, तो क्या होगा, खराब लगेगा। इसीलिए हमें एक मेजरमेंट चाहिए होता है, मेजरमेंट करना पड़ता है कि भाई कौन सा डिजाइन कितना बड़ा होना चाहिए कि अच्छा लगे। तो हमें अभी पता है भाई स्ट्रिप
रूलर पता है और मीटरिंग टेप पता है, तो क्या करोगे, कैसे मेजर करोगे? मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत तरीके हैं। हाँ, या तो हम क्या कर सकते हैं भाई, जो पुराने ज़माने के दादा नाना के जो तरीके होते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर न्यू जनरेशन के जो मेजरिंग टेप है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हो आराम से उसका। हाँ, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो मेजरिंग भाई मेजर करने हैं हमें कर्व्ड लाइंस की, जैसे मान लो तुम्हें दिवाली के टाइम पे ना झालर लगाने होते हैं, यहाँ झालर लगाने हैं। अब तुम जाओगे दुकानदार के पास, बोलोगे भैया हमें घर में झालर लगाने, ये वाला मेरा क्या है डिजाइन है, इतना बड़ा दे दो, तो क्या करेगा, तुम्हें ऐसे दे देगा वो? क्या वो पूरा हो जाएगा? वो तुम्हें अंदाज में दे देगा भैया आप इतना ले जाओ हो जाएगा। अब होगा क्या, हो सकता है वो छोटा पड़ जाए, हो सकता है वो बड़ा हो जाए, तो कैसे ले जाओगे तुम? वो लड़ियां कैसे ले जाओगे? कोई तरीका तो होना चाहिए ना कि एकदम सही सही बैठे, खराब ना लगे चीजें, ना बड़ा हो ना छोटा हो, एकदम एक्यूरेट हो जाए। उसके लिए करोगे क्या? तुम्हारे पास एक तरीका है। वो तरीका क्या है कि एक रस्सी ले लो, या नहीं तो तुम्हारे पास अगर मेजरिंग टेप है ना, टेप लो। ठीक है, तुमने टेप ले लिया, टेप को एक एंड पे यहां पे पकड़ा, एक एंड यहां पे पकड़ा, यहां से यहां लाया, उसके बाद उठा के इसको इस तरह से राउंड करके यहां लाओ, फिर यहां लाओ, फिर यहां से इसको राउंड करके ऐसे पकड़ो, फिर यहां लाओ, फिर यहां लाओ, और इस तरह से यहां तक तुम इसको पहुंचा सकते हो। ठीक, अब तुम्हें एक्यूरेट यहां पर क्या होगा पता चल जाएगा कि भाई कितना मीटर हमें वो लड़ियां चाहिए, कितनी मीटर की लड़ी चाहिए होगी कि ये हमारा जो डिजाइन है ना, डिजाइन पर ये लड़ियां पूरी तरह फिट आ जाए। भाई इस वाले में दिक्कत नहीं है, इस वाले को मेजर करना आसान है, आराम से कोई मेजरिंग टेप ले लो, सीधा खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई साहब इसका मेजर करने के लिए तुम्हें जो फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, या नहीं तो दूसरा तरीका है कि अगर तुम्हारे पास नहीं है मेजरिंग टेप तो दिवाली में करो क्या, घर को ऐसे छोड़ोगे थोड़ी। तो करना क्या है, एक रस्सी लो, अपने छोटे भाई को बोलो या बड़े भाई को बोलो, या नहीं तो तुम ही यहां पे क्या करो, एक रस्सी के एंड को पकड़ लो। पकड़ने के बाद क्या करोगे, तुम्हारा जो भाई है वो इस तरह से इसको उठा के ले जाएगा, यहां से उठा के ले गया, ये ले गया भाई, ये ले गया, ले गया, ले गया, फिर क्या करेगा, यहां पकड़ेगा, उठा के ले जाएगा, उठा के ले जाएगा, और यहां तक जितना भी हो, इस वाले एंड तक लाने के लिए क्या करोगे, उसको गांठ बांध दो। गांठ बांध दिया और वो रस्सी उठा के ले गया दुकानदार के पास, भैया मुझे इतना बड़ा क्या चाहिए, लड़ी चाहिए, दे दो। इतना बड़ा मुझे तार चाहिए, दे दो। आराम से दे देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, और जो वो तुम्हें देगा वो एकदम परफेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी वहां पे। आ गई बात समझ में? तो इसी तरह से तुम्हें क्या करने हैं, कर्व्ड लाइंस के जो कर्व्ड लाइंस हैं, ये कर्व्ड डिजाइन्स हैं, उसके मेजरमेंट लेने होते हैं। तो बताओ इसके लिए कौन सा मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करोगे, फ्लेक्सिबल या मीटर स्टिक का इस्तेमाल करोगे? तुम कहोगे सर फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप अगर हम लेते हैं ना तो आराम से ये जो लेंथेस हैं आराम से मेजर किए जा सकते हैं। चलो फिर भाई आगे बढ़ते हैं। रेफरेंस पॉइंट एंड डिस्टेंस क्या होता है? इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस पॉइंट और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशन मोशन, ऑक्सिलरेटरी, पीरियोडिक मोशन, ये सारे के सारे आज हम कवर करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें जानना होता है कि भाई ये जो डिस्टेंसेस हैं वो किसी न किसी तरीके से तो नापा जाता होगा ना कहीं से तो नापा जाता होगा ना। अब ऐसे थोड़ी कि भाई डिस्टेंस है, हमने बोल दिया भाई 10 मीटर है, तो भाई 10 मीटर कहाँ से है ये जरूरी है ना जान लेना कि 10 मीटर कहाँ से, हमारे घर से, हमारे चापाकल से, क्या हमारे गली में जो पीपल का पेड़ है वहां से 10 मीटर है क्या, हमारे स्कूल से 10 मीटर है क्या, कहां से बोल रहे हो भाई?
हाँ, मान लो तुम्हारे मामा जी आ रहे हैं घर पे, मामा जी ने कॉल किया, बेटा कहाँ है रूम तुम्हारा? तुम कहोगे मामा जी वहाँ से ना, आप कहाँ हो अभी? अरे हम दुर्गा मंदिर के पास हैं। अच्छा दुर्गा मंदिर के पास हैं? मामा जी दुर्गा मंदिर से ना 10 मीटर नहीं लगता, 10 मीटर नहीं 100 मीटर की डिस्टेंस पे है, 100 मीटर की डिस्टेंस पे है। ये तो तुमने बोल दिया। अब मान लो भाई तुमने ये बोला कि दुर्गा मंदिर से 10 मीटर है, मान लेता हूं भाई ये क्या है? दुर्गा मंदिर है। ये क्या है? दुर्गा मंदिर है। दुर्गा मंदिर है। तुम्हारे मामा जी यहां पर खड़े हैं, तुम्हारे मामा जी यहां खड़े हैं, तुम्हारा घर है यहां पे, तुम्हारा घर है यहां, ठीक है? अब तुम्हें अपने मामा जी को घर बुलाना है, तो तुमने बोला फोन करके, मामा जी आप ना दुर्गा मंदिर से 100 मीटर इधर आ जाओ, दुर्गा मंदिर से मेरा घर बस 100 मीटर पे है। लेकिन दुख की बात यह है, तुमने मामा को बस इतना बोला कि मामा जी जो मेरा घर है ना वो दुर्गा मंदिर से 100 मीटर पे है। लेकिन दुख की बात यह है तुमने ये नहीं बोला ना भाई, ये नहीं बोला, और ना ही तुम्हारे मामा जी सुनने को तैयार हुए कि कितना मीटर है, तो वो किस दिशा में है, किस डायरेक्शन में, ये भी नहीं सुना उन्होंने। बस झोला लिए चल दिए, फकीर आदमी है, चल लिए झोला लेके, ठीक है? तो तुम्हारे मामा जी भटके, कहां भटके? 100 मीटर इधर आ गए, 100 मीटर इधर आए, ठीक? यहां किसी और का घर था, यहां किसी और का घर था। उसके बाद तुम्हारे मामा जी फिर इधर गए, यहां नहीं मिला तो 100 मीटर इधर आए, यहां भी नहीं मिला उनको घर। तो मामा जी तुम्हारे इतने होशियार थे, फिर इधर गए दुर्गा मंदिर के पीछे वाली रोड में, 100 मीटर इधर आए, यहां भी तुम्हारा घर नहीं मिला। फिर तुमने फोन किया, अरे मामा जी तुम कहां रह गए? तुम्हारे मामा जी बोलेंगे, अरे यार तुमने कहां बोला है, मैं तो दुर्गा मंदिर से 100 मीटर आया हूं, कहां मिल रहा है तुम्हारा घर? तब तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आया, अरे यार प्रमोद सर ने बताया था जब भी किसी को अपना पता बताना हो या घर बताना हो, उसके लिए क्या करना होता है ना, डायरेक्शन भी बताना होता है। हमने डायरेक्शन तो बताया नहीं था। अरे यार, अरे मामा जी सॉरी सॉरी, हमने आपको डायरेक्शन तो बताया ही नहीं, नहीं आपने पूछा, ठीक है? तो करेंगे क्या? अरे मामा जी आप एक काम करो, आप ना वापस से दुर्गा मंदिर के पास आओ। तो मामा जी तुम्हारे वापस से दुर्गा मंदिर पे आए, यहां खड़े हो गए, खड़े हो गए। तुमने बोला मामा जी अब दुर्गा मंदिर से आप ना सीधा सीधा ईस्ट की डायरेक्शन में जो रोड आया है ना, आप उधर आ जाओ। तब तुम्हारे मामा जी यहां से, तब तुम्हारे मामा जी यहां से इस तरह से ईस्ट डायरेक्शन में गए और तुम्हारे घर को पहुंच गए, ठीक है? तब तुम्हारे मामा जी यहां से गए, पहुंचे, नहीं तो उन्होंने कहां कहां भटका, पहले तो इधर आए मामा जी तुम्हारे, ये किसी और का घर था, फिर वापस से दुर्गा मंदिर आए, फिर वो इधर आए, यहां भी नहीं मिला, फिर यहां आए, फिर वापस से इधर गए, नहीं मिला, फिर तुम्हारे मामा जी ने कॉल किया तो तुमने बोला, अरे यार मामा जी आपको ईस्ट डायरेक्शन में आना था, तो ईस्ट डायरेक्शन में गए, तो मामा जी तुम्हारे घर आराम से पहुंच गए, पहुंचा दिया तुम्हारे मामा जी को घर, ठीक है जी? घर पहुंच गए तुम्हारे मामा जी। तो बात इतनी है। तो यहां पर तुम्हें क्या क्या जानने को मिलेगा, दो चीजें यहां पर ध्यान देना। देखो ये जो दुर्गा मंदिर है, ये जो दुर्गा मंदिर है ना भाई, ये क्या है? ये क्या है? रेफरेंस, ये है रेफरेंस पॉइंट, ये है रेफरेंस पॉइंट। तुमने बताया मामा जी ये क्या है? रेफरेंस पॉइंट है, यहां से ईस्ट डायरेक्शन में मेरा घर 100 मीटर पे आता है, ठीक? तुमने डायरेक्शन भी बताया ईस्ट डायरेक्शन में है, और तुमने ये भी बताया कि मामा जी मेरा घर वहां से 100 मीटर पे है, ठीक? आगे बात समझ में? तो
ये जो दुर्गा मंदिर है ये क्या हुआ, ये हुआ भाई रेफरेंस पॉइंट। ये क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट हुआ। मतलब ये कि जिस चीज को तुम मान के चलते हो, जिस चीज से तुम कंपेयर करते हो ना चीजों को, वो क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है। हो सकता है तुम्हारी मम्मी के लिए ये जो तुम्हारा घर है ना, उसके लिए कोई और रेफरेंस पॉइंट रहा होगा। हो सकता है कि इस मंदिर के बगल में एक गुप्ता जी का क्या है, दुकान है। एक गुप्ता जी का यहाँ पर क्या है भाई, दुकान है छोटा सा। यहाँ पर क्या है, गुप्ता जी का शॉप है, शॉप। ठीक, यहाँ पर क्या है, गुप्ता जी का शॉप है। हो सकता है तुम्हारी मम्मी के लिए ये जो रेफरेंस पॉइंट है ना, वो हो सकता है ये गुप्ता जी का शॉप। अगर तुम्हारी मम्मी से बात किया हो तो तुम्हारे मामा ने तो बोलती, अरे गुप्ता जी का मकान है ना वहां पर, सॉरी दुकान है ना वहां पर, गुप्ता जनरल स्टोर है ना वहां पर दुर्गा मंदिर के जस्ट आगे, वहां से आप 100 मीटर आ जाओ इस डायरेक्शन में, पूर्व की दिशा में आ जाओ, वही तो अपना घर है। आगे बात समझ में? तो या फिर तुम्हारे पापा के लिए, या फिर तुम्हारे पापा के लिए हो सकता है यहां पर रॉयल एनफील्ड की एक शॉप है। क्या है यहां पर, रॉयल एनफील्ड, एनफील्ड की क्या है भाई, यहां पर शोरूम है। तुम्हारे पापा रॉयल एनफील्ड के बहुत शौकीन आदमी, उनको पता है कि भाई यहां पर रॉयल एनफील्ड की एक शोरूम है। तो तुम्हारे मामा को अगर कॉल, तुम्हारे मामा ने पापा को कॉल किया होता, तुम्हारे मामा को बताए होते तुम्हारे पापा कि देखो शाले साहब, आप क्या करो ना, जो रॉयल एनफील्ड की शोरूम है ना, आप वहां से 100 मीटर आ जाओ। आप रॉयल एनफील्ड के शोरूम से क्या करो, 100 मीटर ईस्ट के डायरेक्शन में आ जाओ, वही अपना घर है। तो देखो भाई, रेफरेंस पॉइंट अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। जरूरी नहीं कि रेफरेंस पॉइंट एक ही हो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। या हो सकता है रेफरेंस पॉइंट यहां पर अगर कहीं बस स्टैंड होता है तो बस स्टैंड से सीधा कहते तुम्हारे पापा कि बस स्टैंड से 1 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में आ जाओ। तो हर इंसान के लिए रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, अलग अलग होता है। तुम्हारे लिए भी अलग हो सकता है, तुम्हारे दोस्तों के लिए अलग हो सकता है, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, भाई बहन, सबके लिए रेफरेंस पॉइंट अलग अलग होता है। तो रेफरेंस पॉइंट होता क्या है, डेफिनेशन क्या कहता है, ये इन सब चीजों को चलो यहां पर आराम से जानते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट होता क्या है, रेफरेंस पॉइंट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू अ फिक्स्ड पॉइंट। और रेफरेंस पॉइंट हमेशा फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता है। तुम अलग अलग रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो, लेकिन जो रेफरेंस पॉइंट है वो चेंज नहीं होता है। अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग रेफरेंस पॉइंट हो सकता है, लेकिन जो रेफरेंस पॉइंट है वो चेंज नहीं होगा। मान लो कि तुम्हारे घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ है, उसको तुम हमेशा रेफरेंस पॉइंट मानते हो, क्या वो चेंज होगा? नहीं होगा ना। लेकिन तुम्हारे दोस्तों के लिए हो सकता है कि कुछ और रहा होगा रेफरेंस पॉइंट उसको उसके घर को बताने के लिए। नहीं, मैं ये पीपल के पेड़ को रेफरेंस पॉइंट नहीं मानूंगा, मैं मानता हूं वहां पर गुप्ता जी का जनरल स्टोर है। भाई वो जनरल स्टोर क्या है, मेरे घर का रेफरेंस पॉइंट है, मैं वहां से सबको अपने घर का रास्ता बताता हूं। चलो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, द पोजिशंस ऑफ friends' houses or distances from bus stand can be described using a reference point. ठीक है, अगर तुम्हारे दोस्त का घर है तो बस स्टैंड को क्या मान लो, रेफरेंस पॉइंट मान लिया वो उन्होंने कि भैया मेरा जो घर है बस स्टैंड से 100 मीटर की दूरी पर है। भाई कोई दिक्कत नहीं है, 100 मीटर की दूरी पर है तो है। उसके बाद क्या कह रहा है, दीपा एंड हर फ्रेंड्स यूज्ड टू मेजरिंग टेप एंड डिसाइडेड ऑन रेफरेंस पॉइंट टू ड्रॉ लाइंस ऑन अ कबड्डी कोर्ट फॉर अ स्पोर्ट्स डे। जब
दीपा ने पढ़ा मेरे से, मतलब प्रमोद सर से जब दीपा ने पढ़ा फिजिक्स, तब उन्होंने क्या किया, रेफरेंस पॉइंट और डिस्टेंस को जानने के बाद उन्होंने जो कबड्डी का कोर्ट होता है, कबड्डी जहाँ पर खेला जाता है उसको कोर्ट बोला जाता है, तो उसके लिए उन्होंने रेफरेंस पॉइंट मानते हुए लाइन खींचना शुरू किया। ठीक, तब दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, इन वंस ऑफ द एग्जाम्पल पद्मा वॉज ट्रेवलिंग बाय बस टू विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स एज सी passed by kilometer stones, it's showing a decreasing distances to Delhi. It indicated she was getting closer to her destination. जब आप बस से सफर कर रहे होते हो ना, तो वहां पर एक माइलस्टोन रखा होता है, रोड के किनारे में एक माइलस्टोन होता है, माइलस्टोन उस पर लिखा रहता है। अगर आप दिल्ली जा रहे हो, पटना जा रहे हो, दरभंगा, पूर्णिया, कहीं भी जा रहे हो, ठीक है, कहीं भी आप जा रहे हो ना रोड से, तो रोड के किनारे पे राइट साइड में क्या होता है, माइलस्टोन होता है। उस पर हमेशा लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है भाई, उस पर लिखा रहता है, अगर आप पटना जा रहे हो तो उस पर लिखा रहता है कि पटना 250 किलोमीटर, पटना 249 किलोमीटर, पटना 10 किलोमीटर लिखा रहता है। जितने भी माइलस्टोन होते हैं वो आने वाले डेस्टिनेशन का डिस्टेंस बताता है कि भाई यहां से कितना डिस्टेंस पे है। तो वो क्या होता है, एक रेफरेंस पॉइंट होता है कि यहां से इस माइलस्टोन से पटना 100 किलोमीटर है, इस माइलस्टोन से दिल्ली 100 किलोमीटर है, वो दिखता है। तो वो जो माइलस्टोन होता है वो माइलस्टोन होता है भाई रेफरेंस पॉइंट। क्या होता है बेटा, रेफरेंस पॉइंट होता है। ठीक है जी, तो रेफरेंस पॉइंट का डेफिनेशन नोट कर लोगे भाई, रेफरेंस पॉइंट का डेफिनेशन नोट करोगे। ये क्या है, इसका डेफिनेशन है। डेफिनेशन को समझाऊं तो क्या कहता है, रेफरेंस पॉइंट, एक सेकेंड, मैंने लगता है सही लिखा है, थोड़ी तबीयत खराब है, सर्दी है, इसीलिए खांसी हो रही है। चलो, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, क्या होता है, इन दिस केस दिल्ली सर्व्ड एज द रेफरेंस पॉइंट टू मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम हर लोकेशन टू हर destination. Each kilometer stone showed her changing position relative to the reference point. Yeah, a reference point is a place or object used for comparison to determine if something is in motion. तो रेफरेंस पॉइंट या तो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है या कोई प्लेस हो सकता है जिससे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लो तुम अपने घर में हो, तुम्हारे भाई ने बोला, अरे भाई एक काम करना, वो जो मेरा मोबाइल है ना रखा हुआ, वो लेके आना मेरे रूम में। अब तुम पूछोगे भैया आपका मोबाइल कहाँ है, तो भैया तुम्हारे बोलेंगे, भाई देख वो जो बेडरूम है ना, बेडरूम के राइट कोने में जाना, राइट कोने से 4 कदम ईस्ट की तरफ चलना, वहां एक बुक पड़ी है, ठीक, उस बुक के ऊपर मेरा फोन रखा हुआ है। अगर बताओ इतनी जानकारी तुम्हें मिल जाए तो क्या तुम मोबाइल लेके नहीं आ जाओगे एक ही बार में? तो यहां पर क्या बताया, तुम्हारे भाई ने रेफरेंस पॉइंट बता दिया। क्या क्या चीजें बताई उसने, कि भाई बेडरूम में जाना है, ठीक है भाई, डेस्टिनेशन का पता चला। बेडरूम में जो कॉर्नर है, राइट कॉर्नर है, राइट कॉर्नर पे गया, राइट कॉर्नर से 4 कदम तुम्हें लेने थे, टेबल मिलेगा, टेबल पे जाओ
और वहाँ एक बुक पड़ी है और बुक के ऊपर फ़ोन रखा हुआ है, क्या आराम से लेके आ जाओगे? बिल्कुल। ये सारी चीज़ें तुम्हें पता रहेगी तो कोई भी चीज़ आराम से तुम ढूंढ पाओगे। तो ये डेफिनेशन, ये वाला डेफिनेशन रेफरेंस पॉइंट का हमेशा याद रखोगे। अ रेफरेंस पॉइंट इज अ प्लेस और ऑब्जेक्ट यूज फॉर कंपैरिजन टू डिटरमाइन इफ समथिंग इज इन मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ इट चेंजेस पोजिशन रिलेटिव टू अ रेफरेंस पॉइंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कैसे कहोगे कि मोशन में है, कैसे कहोगे कि रेस्ट में है, इस पे हम चर्चा करेंगे अगले स्लाइड में, लेकिन थोड़ा वेट करो। ठीक, मैं रेस्ट और मोशन को भी डिफाइन करूंगा, किस तरह से रेस्ट को डिफाइन करते हैं, मोशन को डिफाइन करते हैं, ये सारी चीजें भी पढ़ेंगे। तो अगला स्लाइड कहता है भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है, और ये होता क्या है, इसमें क्या क्या सिमिलैरिटी है और क्या क्या इसके डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस भी जान लेना है। ठीक है जी, तो चलो शुरू करते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस और इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट या बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। अब एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक्चुअल पाथ का मतलब होता है, बेटा देखो, मान लो ये तुम्हारा क्या है भाई, स्कूल है, ये मान लेता हूं होम है तुम्हारी, ये क्या है भाई, होम, और ये है स्कूल, स्कूल है। अब तुम्हें होम से स्कूल जाना होता है रोज रोज, हाँ, तो एक तुम्हारा दोस्त भी है, उसका भी घर यहीं पे है, ये है फ्रेंड्स होम, FH, फ्रेंड्स होम। ठीक, अब तुम रोज जाते हो यहां से सीधा इस तरह से स्कूल, तुम कहते हो कि भाई मेरा स्कूल जो है ना यहां से 400 मीटर पे है। ठीक, तुमने एक सीधा रास्ता देखा, यहां से तुम गए, तुम कहते हो भाई मेरा स्कूल 400 मीटर पे है। तुम्हारा फ्रेंड जो कि उसका घर भी तुम्हारे घर के सटा हुआ था, ये तुम्हारा फ्रेंड थोड़ा सा घुमक्कर टाइप का है। क्या है भाई, घुमक्कर टाइप का है, उसको घूमने का ज्यादा शौक है, उसने ये वाला रास्ता चुना। उसने ये वाला रास्ता चुना, यहां से इस तरह से आया, इस तरह से आया। तो अब कोई भी बता सकता है कि इसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना होगा, है ना, है कि नहीं है? अब कोई भी बता सकता है भाई अगर तुम इधर से जाओगे ना तुमको ज्यादा चलना पड़ेगा। अब ये भाई साहब जब इधर से गया ना तो इसको कितना चलना पड़ा, इसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, इसको 1 किलोमीटर या 1000 मीटर कवर करना पड़ा। तुम दोनों घर से निकले थे एक टाइम पे, एक ही टाइम पे दोनों घर से निकले और तुम पहुंचे, मान लो कि घर से निकले तुम दोनों के दोनों 6 बजे, 6 AM पे निकल गए, और तुम पहुंचे हो 6:15 पे। तुम्हारा दोस्त पहुंचा है 6:50 पे। तुम्हारा दोस्त पहुंचा लेट से, तो तुम्हारे टीचर ने उसको डांटा और लगा दी 2-4 डंडे। तुम लेट कैसे, उतने में तुम वहां पर पहुंचे, सर क्यों मार रहे इनको, तो सर ने बोला एक बात बता रोहन, तुम दोनों का घर तो एक ही जगह है ना, तुम इतने जल्दी आ जाते हो, तुम्हारा दोस्त इतना लेट कैसे हो जाता है? सर हम तो साथ ही निकलते हैं घर से, लेकिन मेरा दोस्त जो है ना सर, इसको घूमने का बहुत आदत है, ये घूमते हुए आया है सर, मेरे घर से सर मेरा स्कूल बस 400 मीटर है,
ये भी चाहे तो आ सकता है मेरे साथ टाइम पे 6 बजे के 15 मिनट पे, लेकिन इसको घूमने का शौक है, ये लंबा रास्ता पकड़ के आता है सर इधर से, ये इधर से आता है, इसी इसको टाइम लग जाता है सर। तो सर ने 2-4 डंडे और लगा दिए आराम से। घूमने का शौक है, टाइम पे नहीं आ सकते हो। जब तुम्हें घूमने का ही शौक है तो पहले निकल जाओ स्कूल। 6 बजे क्यों निकलना है, 5:45 में निकल जाओ, 5:30 बजे निकल जाओ, आराम से पहुंच जाओगे 6:15 तक। ठीक है। तो अब दिक्कत यह है कि भाई ये डिस्टेंस ज्यादा है, 1000 मीटर है, तो नापोगे कैसे? हाँ, ये तो तुम कहोगे सर यहां से हम मेजरिंग टेप लगाएंगे नप जाएगा, ठीक, ये भी तो नापोगे ना, ये भी तो नापोगे, ये भी नापोगे कैसे? मेजरिंग टेप से, जो फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप होता है, तो तुमको कितना दिखेगा? 1000 मीटर दिख जाएगा। कितना दिखेगा? 1000 मीटर दिखेगा, 1000 मीटर। तो अब बताओ, तुम दोनों को तो जाना था एक ही जगह ना, होम से स्कूल, होम से स्कूल, होम से स्कूल जाना था, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग डिस्टेंसेस दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? एक का दिख रहा है भाई 400 मीटर है, दूसरे का दिख रहा है 1000 मीटर है। ये अलग अलग कैसे? तो डिस्टेंस क्या कहता है? डिस्टेंस कहता है कि सर एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नॉन एज डिस्टेंस। तो जो एक्चुअल पाथ होता है, मतलब कि कहीं से भी तुम जाओ, कहीं से भी तुम जाओ, उसको नाप लो, फीते की मदद से नाप लोगे ना, वो क्या होता है? उसका एक्चुअल पाथ होता है। और ये क्या होता है? डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, ये क्या होता है भाई? डिस्टेंस कहलाता है। तो एक्चुअल पाथ कवर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नॉन एज डिस्टेंस। और डिस्टेंस के बारे में कुछ रोचक बातें हैं जो जान लेते हैं। SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर होता है, और डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। याद रखोगे। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। अब देखो, डिस्टेंस हमने समझ लिया, डिस्प्लेसमेंट समझते हैं, जो तुम समझ चुके हो, लेकिन अभी तुम्हें पता नहीं चला कि अरे इसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो देखो, ये जो तुमने सीधा रास्ता चुना ना भाई, ये जो सीधा रास्ता तुमने चुना है ना, यही क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। यही क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या कहता है? बिल्कुल आसान शब्दों में क्या कहो? क्या कहो तुम? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, ये सबसे छोटा जो डिस्टेंस होता है ना 2 पॉइंट के बीच में, वही क्या है? वही क्या है भाई? डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे देखो, एक लड़की है, इसको छोड़ो, ये 2 पॉइंट है, तुम्हारा घर और तुम्हारा स्कूल। अब इसके बीच में जो सबसे छोटा दूरी होगा वो क्या होगा? नाक के सीधा वाला जो रास्ता होता है ना, वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ देता है। हवाई जहाज जो चलता है ना, हवाई जहाज भी शॉर्टेस्ट पाथ को देख के ही चलता है, क्योंकि वहां तो कोई ऐसा रोड का हिसाब होता नहीं है। होता है रोड का हिसाब? नहीं होता है, तो वो सीधा जाता है। अगर यहाँ पे दिल्ली है, अगर यहाँ पर दिल्ली है, अगर यहाँ पर क्या है भाई? दिल्ली है, और यहाँ पर मान लो पटना है ना, पटना है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए बस क्या चाहिए? बस ये एक सीधा रास्ता, ऐसा बाय प्लेन। तो ये क्या देखता है? प्लेन। प्लेन देखता है डिस्प्लेसमेंट। और अगर मान लो तुम्हें ट्रेन से आना है, अगर तुम्हें ट्रेन से आना है, तो ट्रेन क्या करेगा? तुम्हें इस तरह से ले आएगा, इस तरह से लाएगा, या इस तरह से लाएगा, इस तरह से लाएगा। अगर तुम्हें भाई साहब बस से आना हो, अगर बस से आना हो, तो बस क्या कहेगा? बस कहेगा भैया हम ऐसे ले आएंगे तुम्हें।
हो सकता है बीच में पहाड़ी रास्ता मिले तो भैया हम तुम्हें ऐसे घुमाएंगे फिर लाएंगे, फिर ऐसे घुमाएंगे फिर लाएंगे, फिर ऐसे लाएंगे। इसीलिए बस से जब कोई डिस्टेंस कवर की जाती है वो हमेशा ज़्यादा होता है। जो रोड से तुम डिस्टेंस कवर करोगे वो हमेशा ज़्यादा होगा, ट्रेन से थोड़ा कम हो जाता है। वही अगर बाय प्लेन की बात करो तो प्लेन से और भी कम हो जाता है, क्योंकि प्लेन हमेशा नाक के सीधा चलना चाहता है, नाक के सीधा चलना चाहता है प्लेन से। ये क्या है भाई? बाई ट्रेन, बाई ट्रेन। ये पिंक वाला क्या है भाई? ये क्या है? बाई रोड। और रेड वाला क्या है? रेड वाला है बाई प्लेन। ठीक है, बाई प्लेन। तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट होता है भाई द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, तो दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसी को हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा भाई? इसका भी ऐसा यूनिट मीटर ही होता है। इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा भाई? मीटर होगा। डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्टेंस लिख दिया, ये गलत बात है। डिस्टेंस लिख दिया, ये गलत बात है। यहां पर क्या होगा भाई? डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा यहां पर? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ऑल्सो। तो नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस कभी भी पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। ध्यान देना इस बात को। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता है। अगर बॉडी मूवमेंट हुआ है, जरा सा भी इधर उधर हिला डुला है, तो वो डिस्टेंस कुछ ना कुछ कवर किया है। ठीक है, बड़े आगे चलो बढ़ते हैं। मोशन और रेस्ट। रेस्ट और मोशन क्या होता है? ठीक है, अब देखो बहुत सारे सवाल रहते हैं लोगों के। अगर कोई चीज चल रहा है तो लोगों को लगता है कि चल रहा है, लेकिन डिफाइन कैसे करें कि वो चल रहा है? ठीक है, कुछ भी चल रहा है, तुम प्रत्येक दिन बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे ऑब्जेक्ट को चलते हुए देखते हो, अपना जगह चेंज करते हुए देखते हो, लेकिन डिफाइन कैसे करोगे ये तुम्हें नहीं पता रहता है। तो डिफाइन करने के लिए, तो उसको डिफाइन करने के लिए कुछ ना कुछ तो एक स्पेशल चीज चाहिए होता है, कुछ ना कुछ स्पेशल तो चाहिए ना भाई। किसको लेके डिफाइन करोगे? कोई पॉइंट तो होना चाहिए ना, कोई रेफरेंस पॉइंट तो होना चाहिए जिसके अबाउट वो, जिसको रेफरेंस पॉइंट मान के वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो चलो वही जानते हैं कि भाई मोशन और रेस्ट क्या होता है। सबसे पहला है कि रेस्ट क्या है? रेस्ट क्या है? तो इसका डेफिनेशन कहता है कि रेस्ट इज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट डजंट चेंज पोजीशन ओवर टाइम, व्हाइल मोशन इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट डज चेंज पोजीशन ओवर टाइम। तो सिंपल सी भाषा में अगर कहूं तो रेस्ट को डिफाइन अगर करें तो क्या होता है? रेस्ट क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज its position with respect to time। या कहीं कहीं पर तुम्हें यह भी दिखेगा with respect to their
रेफरेंस पॉइंट, देन object is said to be in rest। तो बात सिंपल है। बात सिंपल क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, अपने पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं लाता है, तो उसे क्या माना जाएगा? उसको रेस्ट में माना जाएगा। जैसे तुम्हारे आसपास देखो बहुत सारी चीजें हैं जो रेस्ट में हैं। एक पेड़ है जो रेस्ट में है, रोहन का जो वो घर था वो भी रेस्ट में है, जो रोहन के घर के पास में मंदिर था, गुप्ता जी का मकान था, रॉयल इनफील्ड की शोरूम थी, वो सब के सब क्या है? रेस्ट में है। यहां तक कि तुम्हारे घर में टंगा हुआ जो फोटो है वो भी रेस्ट में है। तुम्हारे घर में लगा हुआ जो चापाकल है वो भी क्या है भाई? रेस्ट में है कि नहीं है? तो रेस्ट एक ऐसी पोजीशन होती है या ऐसी स्टेट होती है जिस स्टेट में वो ऑब्जेक्ट समय के साथ साथ अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है या अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए तुम देखोगे, एग्जाम्पल क्या होता है? अ हाउस, अ ट्री, अ मैन सिटिंग ऑन द ग्राउंड, etc। ये सब के सब क्या है भाई? रेस्ट में है। अब हम बात करते हैं मोशन का। तो मोशन क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे मान लो मैं यहां पर बताता हूं, यहां पर एक चीज बताता हूं, ध्यान देना। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अभी मान लो यहां है, अभी मान लो ये 10:30 AM हुआ है। ठीक है, 10:30 AM हुआ है। अब यहां से क्या करोगे? इसको ले जाओ, कुछ देर में यहां पहुंचा, कुछ देर में 10:35 AM पे यहां पहुंचा। तो अब कोई भी देख के बता सकता है कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट 10:30 पे यहां था, 10:30 पे यहां था, अब ये ऑब्जेक्ट अब 10:35 पे यहां पहुंचा है। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे ये ऑब्जेक्ट कहां पहुंचा? आगे निकल चुका है। मतलब अपना जो इनिशियल स्टेट था, इनिशियल जो पोजीशन था, इनिशियल जो इसका रेफरेंस पॉइंट था, मान लो इसका रेफरेंस पॉइंट यहां पर एक पेड़ था। एक क्या है भाई? यहां पर बहुत ही भयानक एक पेड़ था। इस पेड़ से ये यहां पे था, ये गाड़ी यहां पे था, ये ऑब्जेक्ट यहां पे था 10:30 पे और 10:35 पे यहां पहुंच गया। तो क्या दिखा कि ये जो ऑब्जेक्ट यहां पे था 10:30 पे यहां पे था, 10:35 पे यहां पहुंच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? ये मोशन किया, देखो मोशन कर रहा है, दिख रहा है यहां से वहां जा रहा है। ये दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो एक सेकेंड मैं दिखाता हूं कैसे दिखेगा ये, अभी दिखाता हूं। मेरे पास एक जादू है। क्या है जादू? ये देखो, अब मैं तुम्हें जादू दिखाता हूं। ये ऑब्जेक्ट तुम्हें सबको दिख रहा होगा, इतना बड़ा सा। अब देखो भाई, अभी मान लो अभी कितना हो रहा है? 12:35 हो रहा है, 12:35 हो रहा है। ठीक, 55 हो रहा है। तो अब देखो मैंने इसको इस तरह से धक्का दिया, देखो कहां पहुंचा? पहले यहां पे था, अब कहां पहुंचा? वहां पे पहुंचा। कुछ सेकेंड में क्या हुआ? इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। अभी मैं इसको यहां मारूंगा, अभी मैं मारूंगा यहां पे, यहां से उछल के वहां जाएगा। पोजीशन चेंज कर रहा है क्या? पोजीशन चेंज कर रहा है क्या? कर रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ? ये मोशन में है। अभी देखो मोशन में नहीं है।
क्योंकि अभी ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, ये अभी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो अभी क्या है, ये भाई रेस्ट में है, क्योंकि टाइम बढ़ रहा है लेकिन वो अपना पोजीशन फिक्स रखा है, कोई चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे मैं इसको ऐसे करूंगा, ये अपना पोजीशन चेंज कर दिया, अभी ये पोजीशन चेंज कर रहा है, ये मोशन में है। अभी ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, ये मोशन में है। ठीक है, तो भाई बात ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ साथ या अपने रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करता है तो वो क्या होता है भाई, वो कहलाता है मोशन में। अगर अपने रेफरेंस पॉइंट या फिर समय के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है तो वो माना जाता है रेस्ट में। आ गई बात समझ में? तो मुझे लगता है कि दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पे मिलता है हमें टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन का टाइप, कितने टाइप का मोशन होता है? हाँ, टाइप्स ऑफ मोशन तो पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, देखो ऑब्जेक्ट कई तरीके से अपना मूवमेंट कर सकता है। ऑब्जेक्ट या तुम भी कई तरीके के मोशन कर सकते हो। तुमने देखा होगा स्कूल जाते वक्त तुम अलग अलग तरीके के मोशन करते हो। कभी जिगजैग मोशन करते हो, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे 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 ऐसे, तो जिगजैग मोशन करते हो। कभी स्ट्रेट चलते हो, कभी ऐसे राउंड लगाते हो जहाँ गोलंबर होता है। हाँ, तो हर टाइप के मोशन तुम करते हो। और जब तुम्हारे स्कूल में परेड हो रहा होता है ना, परेड के टाइम पे तुम क्या करते हो, एकदम स्ट्रेट चलते हो, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करते हो ना, एकदम वो स्ट्रेट लाइन होता है। अगर तुम्हें कोई सर्किल पे घूमना होता है, सर्कुलर पाथ पर घूमना होता है, तो ऐसे मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं, है कि नहीं है? तो इतनी सारी चीजें हैं। ऑक्सिलेटरी मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन होता है। तो हम सारे मोशन के टाइप को अलग अलग से स्टडी करते हैं। तो भाई कितने टाइप के मोशन हो हमें पढ़ना है? हमें पढ़ना है भाई 3 टाइप के मोशन को। ठीक, हमें पढ़ना है 3 टाइप के मोशन को। कौन कौन सा है भाई? लीनियर मोशन को पढ़ना है, सर्कुलर मोशन पढ़ना है और ऑक्सिलेटरी या पीरियोडिक मोशन को पढ़ना है। तो भाई लीनियर मोशन क्या होता है? लीनियर मोशन क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है भाई स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो ये भाई साहब बड़े मेहनत से इसको खींच के यहां तक लाने की कोशिश कर रहा है, तो ये कुछ देर में क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को खींच के यहां पर लाएगा। तो क्या होगा, ये एक स्ट्रेट पाथ पर जा रहा है ना, तो इसका मोशन क्या कहलाएगा भाई? स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाएगा। स्ट्रेट लाइन, इसको हम और क्या कह सकते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन भी कह सकते हो, क्योंकि ये हमेशा स्ट्रेट पाथ पर ही मोशन करता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू ड्रॉप एन इरेजर, इट फॉल्स स्ट्रेट डाउन, पुशिंग अ बॉक्स और वॉल, रोलिंग इन स्ट्रेट लाइन और ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन। इसको लीनियर मोशन भी कहते हैं और स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना कि भाई स्ट्रेट लाइन मोशन अलग होता है या लीनियर मोशन अलग होता है, दोनों एक ही चीज है। जैसे देखो, तुमने एक क्या किया, इरेजर को गिरा दिया, इरेजर गिराया यहां से, ये सीधा गिरा, ऐसे गिरा, इसका भी क्या है भाई? स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। ये पेड़ से कोई आम गिर जाता है तो वो कौन सा पाथ फॉलो करता है भाई? स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है। जब तुम परेड में होते हो तो परेड में भी कैसा होता है भाई? तुम्हें स्ट्रेट लाइन पे चलना होता है, नहीं तो तुम्हारे जो पीटी सर है ना, लगाएंगे डंडे बढ़िया से, या नहीं तो ग्राउंड के 10 चक्कर लगवाएंगे तुमसे, अगर जरा सी भी गलती कर दी तुमने तो। ठीक, अब भाई सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन,
सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा होता है ना, तो वो क्या होता है, सर्कुलर मोशन कहलाता है। जैसे मान लो तुमने क्या किया कि कोई एक रस्सी में पत्थर बांधा, उसको इस तरह से इस लड़की की तरह घुमाया, तो इस पत्थर का जो पाथ होगा ना, इस पत्थर का जो पाथ होगा वो क्या होगा, एक सर्कुलर होगा। एक सर्कुलर पाथ पर वो घूमता है। तुमने मौत का कुआं देखा होगा, मौत के कुआं में जो वो गाड़ी वाला घुमा रहा होता है ना, वो भी क्या होता है, एक सर्कुलर पाथ होता है। तुमने ये देखा होगा मेला में इस टाइप का बच्चा का झूला होता है, ये भी किस पे घूम रहा होता है भाई, सर्कुलर पाथ पर घूम रहा होता है। तो क्या कहता है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन क्या कहता है, बाय डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा होता है तब उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे भैया आप जो है ना सर्कुलर मोशन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल टाइंग एन इरेजर टू अ स्ट्रिंग एंड स्विंगिंग इट इन अ सर्कल मिमिक्स अ सर्कुलर मोशन। मैरी गो राउंड आर कॉमन एग्जाम्पल फॉर द सर्कुलर मोशन। या नहीं तो तुमने एक चीज और पढ़ा होगा, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, तो अर्थ जो है सन के अराउंड भी सर्कुलर ऑर्बिट पर रिवॉल्व करती है। ठीक है, तो वो भी क्या है, एक सर्कुलर मोशन है। तुमने ये भी पढ़ा है कि जो चांद है ना भाई साहब, हमारे अर्थ के चक्कर लगाती है, लेकिन कौन से पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे। ठीक, तुमने पढ़ा होगा ये सन है और इसके साथ साथ क्या है, जितने भी प्लैनेट हैं सबके सब क्या करता है ना भाई, ये अर्थ है, सबके सब क्या करता है, सर्कुलर पाथ पर इस तरह से रिवॉल्व कर रहा होता है। तो इसका जो मोशन है क्या है, सन के अराउंड क्या है, सर्कुलर है। लेकिन एक चीज और होता है, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन सर्कुलर मोशन नहीं है। रोटेशन मोशन का होता है, रोटेशनल मोशन का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर अपने एक्सिस के अराउंड मोशन कर रहा है, अपना एक्सिस के अराउंड मोशन कर रहा है, तो वो रोटेशनल मोशन होता है। या फिर किसी भी फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड मोशन कर रहा है तो वो रोटेशनल मोशन होता है। जैसे अर्थ अपने रोटेशनल मोशन के कारण से क्या करता है, दिन और रात का फेनोमेना होता है। अर्थ अगर अपने एक्सिस पर रोटेट नहीं करे ना तो दिन और रात नहीं होगी। और अगर अर्थ सन के अराउंड सर्कुलर मोशन नहीं करे ना तो ये जो वेदर चेंजेज आता है, सीजन का चेंजेज आता है, ये सब भी देखने को नहीं मिलेगा। अगला है टाइप ऑफ मोशन में तीसरा टाइप है ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन क्या कहता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट सच अ स्विंग मूविंग बैक एंड फोर्थ और अ पेंडुलम। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट अगर वो बैक एंड फोर्थ मोशन करता रहता है, ये बस बिना किसी मतलब के यहां से यहां कर रहा है ना, तो ये क्या होता है, ये होता है भाई ऑक्सीलेटरी मोशन। ये किसका फिक्स पॉइंट है, ये इसका फिक्स पॉइंट है, लेकिन इस फिक्स पॉइंट के अबाउट ये इस तरह से बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो ये क्या कहलाता है भाई, ऑक्सीलेटरी मोशन कहलाता है। जैसे तुमने झूला देखा होगा, झूला में भी होता है ना, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या होता है, कभी यहां तो कभी यहां, कभी यहां तो कभी यहां, कभी यहां तो कभी यहां, कभी यहां कभी यहां, कभी यहां कभी यहां, इस तरह से इसका मोशन होता रहता है। तो ये क्या है भाई, ऑक्सीलेटरी मोशन कहलाता है। अगला पीरियोडिक मोशन क्या होता है। देखो पीरियोडिक मोशन इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीलेटरी मोशन। ठीक है,
इफ एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट किसी फिक्स टाइम इंटरवल में बैक एंड फोर्थ मोशन करता है, तो इस टाइप के मोशन को क्या कहते हैं भाई? पीरियोडिक मोशन कहते हैं, क्योंककि इसका टाइम पीरियड फिक्स होता है। जैसे अर्थ जो है सन के अराउंड क्या करती है? चक्कर लगाती है। कितने दिनों में? तुम कहोगे सर 365.1/4 दिनों में, ठीक है। या फिर ये कहोगे सर 365 दिन और 6 घंटे में ये अर्थ जो है पूरे सन का चक्कर लगा लेती है एक बार। तो क्या उसका टाइम पीरियड फिक्स है ना? हर 365 दिन और 6 घंटे के बाद अर्थ जो है एक चक्कर उसका पूरा कर लेता है। तो क्या हो गया? ये पीरियोडिक मोशन हुआ। एक चीज और कहोगे सर ये तो ऑक्सिलेटरी मोशन भी है ना? हाँ है, क्योंकि ये भी बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है, ठीक। जैसे ये एक पेंडुलम को देखो, यहां पर है, ये कैसे यहां से यहां तक मोशन कर रहा है, यहां से यहां तक किस तरह से मोशन कर रहा है, देखो यहां से यहां से इस तरह से मोशन हो रहा है। इसका टाइम इंटरवल फिक्स है, टाइम इंटरवल फिक्स है, इसीलिए क्या है? पीरियोडिक है। अगर ये टाइम इंटरवल फिक्स नहीं होता तो हो सकता है ये क्या? ऑक्सिलेटरी मोशन होता है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिलेटरी मोशन होता है। तो क्या कहता है बाय डेफिनेशन? इफ एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। बोथ सर्कुलर एंड ऑक्सिलेटरी मोशंस कैन बी मतलब समझ रहे हो सकता है क्या? पीरियोडिक इफ दे रिपीट कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली, ठीक है। सर्कुलर मोशन और पीरियोडिक ऑक्सिलेटरी मोशन भी पीरियोडिक मोशन हो सकता है जब ये काम इसका कंसिस्टेंटली चलता रहे। आ गई बात समझ में? तो पीरियोडिक मोशन ऑक्सिलेटरी मोशन भी हो सकता है और सर्कुलर मोशन भी हो सकता है। आ गई बात समझ में? चलो आगे क्या है देखते हैं। अब कुछ है एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है जो सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। क्या कह रहा है? अ बाउंसिंग बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन, ठीक है। अ फैन सर्कुलर मोशन प्रोड्यूसेस कूल एयर। जो फैन का सर्कुलर मोशन होता है, जो मैंने फैन देखा होगा वो हमेशा सर्कुलर मोशन करता है। वो क्या करता है? हमारे रूम को कूल करता है। अ सैटेलाइट मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। जो सैटेलाइट होता है हमेशा अर्थ के अराउंड क्या करता है? सर्कुलर पाथ पर इस तरह से रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। द अर्थ रोटेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। अर्थ का जो रोटेशन होता है अपने एक्सिस के अबाउट, जो अर्थ का रोटेशन होता है ना भाई, वो भी क्या है? एक क्या है? पीरियोडिक मोशन है। एक क्या है? पीरियोडिक मोशन। हाँ, 23 डिग्री पे रहता है। अब ये क्या है भाई? अर्थ अपने एक्सिस पे इस तरह से रोटेट करती है। तो ये भी क्या है? हर 24 घंटे के बाद तुम क्या देखते हो? हाँ, हर 24 घंटे के बाद वही सेम चीज रिपीट होता है ना। हर 24 घंटे के बाद 12 बजता है, दिन बजता है। हर 24 घंटे के बाद 3 बजता है दिन। हर 24 घंटे के बाद 3 रात भी बजता है। तो है ना पीरियोडिक मोशन, है ना। तो रोटेशन के कारण से रोटेशन मोशन भी क्या होता है? इज अ टाइप ऑफ, अर्थ का रोटेशन क्या है? इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन, क्योंकि हर 24 घंटे के बाद ये रिपीट होता है। इसका एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल है, इसीलिए अर्थ का रोटेशनल मोशन भी क्या है भाई? एक पीरियोडिक मोशन है। हो सकता है नहीं, है, ये कंफर्म है, ठीक है जी। चलो फिर आगे। हाँ, बहुत ही अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। बहुत अच्छी खबर यह है कि हमारा जो चाक इंडस्टर है, हम सार्ट सेंटर फॉर इनोवेशन की मदद से लेकर आए हैं आपके शहर पूर्णिया में पहली बार
एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है एआई, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, मशीन डिजाइनिंग, ठीक है, इन सब चीज़ों को जानने और पढ़ने का मौका। क्योंकि भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत हर स्कूली बच्चों को ये जो एआई, मशीन लर्निंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये जो एजुकेशन है, इस टाइप की जो एजुकेशन है, ये देना जरूरी समझा। तो हर स्कूली बच्चे को ये जान लेना भी जरूरी है कि अगर हम ना पढ़ें तो आने वाले समय में सबको पता है एआई और ड्रोन और मशीन लर्निंग जैसी चीज़ें ही ज़्यादा इस्तेमाल होंगी। जैसे देखो हमारे फ़ोन में भी आजकल क्या होता है ना भाई, एआई का इस्तेमाल होता है। तुमने बहुत सारी चीज़ें, प्रोजेक्ट बनाए होंगे, जैसे तुमने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा। चैट जीपीटी क्या है? एआई है। तुम्हारे फ़ोन में एक गूगल असिस्टेंट आता है, गूगल असिस्टेंट आता है। गूगल असिस्टेंट क्या कहता है? ओके गूगल ओपन यूट्यूब, खुल जाता है। तुमने सुना होगा कि ड्रोन बनाया जाता है, और ड्रोन क्या होता है? ड्राइवर लेस होता है, पायलट लेस होता है। उसको कोई ऑपरेट नहीं कर रहा होता खुद बैठ के, बस उसको एक टारगेट दे दो, फिक्स कर दो टारगेट कि यहाँ जाना है, वो चला जाएगा। उसको ऑपरेट करने के लिए तुम घर में बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं, अपना सारा काम करता रहेगा वो। रोबोट एआई इनेबल्ड होता है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 2020 में नई शिक्षा नीति लाए, और उस हिसाब से हर स्कूली बच्चे को एआई, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग जैसे एजुकेशन लेना जरूरी है, हर बच्चे को जरूरी है। तो इसी को देखते हुए हमारे चाक इंडस्ट्री ने सार्ट सेंटर फॉर इनोवेशन की मदद से आपके शहर पूर्णिया में इस तरह की शिक्षा देने के लिए आए हैं। और जो आपका एक्सप्लोरिंग माइंड है, आपका जो वैज्ञानिक दिमाग है, आपके अंदर जो वैज्ञानिक क्षमता है, उसको और एक्सप्लोर करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ आपको एआई, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग और जो ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसी एजुकेशन होती है ना, वो दी जाएगी। इसकी प्रॉपर लैब कराई जाएगी, जिससे आपको सीखने को मौका मिलेगा, अपना कुछ एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलेगा। आपके अंदर जो छिपा हुआ खुराफाती दिमाग है ना, हाँ, आजकल देखो बच्चों के बहुत सारी डिमांड उठती है, मुझे ना ये बनाना है, मुझे वो बनाना है, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। आप आओ यहाँ पर, आप बनाओ जो बनाना चाहते हो, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए एक गाइडेंस, एक टीचर चाहिए होता है। ये ऐसे नहीं बनेगा, आपको उसके लिए संसाधन चाहिए होता है, रिसोर्सेस चाहिए होता है। रिसोर्सेस हम आपको देंगे यहाँ पर, आप आओ, बनाओ और देश का नाम रोशन करो, ठीक है। तो चलो भाई, अगर आपको आना है, विजिट करना है हमारे चाक इंडस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ऑफलाइन सेंटर पे, तो आप आ सकते हो। हमारे पूर्णिया में 2 ब्रांचेज हैं। पहला ब्रांच है कोहिनूर मैरिज हॉल, झंडा चौक, लाइन बाजार, पूर्णिया, और दूसरा है नियर कॉलेज चौक, पूर्णिया कॉलेज रोड, पूर्णिया। 2 ब्रांचेज हमारे हैं यहाँ पर। उसके बाद आप कॉल भी कर सकते हो। कॉल करने के लिए नंबर आपके पास 9229205355 और 56 2 नंबर है। आप आओ यहाँ पर, कॉल करो, या फिर आप खुद पहुँचो यहाँ पर, और आपकी पूरी तरह से यहाँ पर वेलकम किया जाएगा, ठीक है जी। चलो फिर आगे, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे, तो वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के पास, और आगे इसी तरह से वीडियो को देखते रहें, प्यार देते रहें, और ज़्यादा जानकारी के लिए चाक इंडस्ट्री के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म को इसी तरह से विजिट करते रहें। नंबर दिया हुआ है। धन्यवाद।